1947 में ब्रिटिश राज का अंत हो गया, लेकिन आजादी का रास्ता बंटवारे की नींव पर बना था। बंटवारे के बीज बहुत पहले बोए गए थे। ब्रिटिश राज के दौरान जब फूट डालो और राज करो की नीति ने धार्मिक मतभेदों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। इस नीति ने, जिसका मकसद कंट्रोल बनाए रखना था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास और दुश्मनी पैदा कर दी। जैसे जैसे आजादी की मांग तेज होती गई, वैसे वैसे अलग हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रों की वकालत करने वाली आवाजें भी बुलंद होती गईं। 1905 में बंगाल का विभाजन, हालांकि बाद में रद्द कर दिया गया, 1947 की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण संकेत था। इसने धार्मिक आधार पर उपमहाद्वीप को विभाजित करने की क्षमता को दिखाया और मौजूदा सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए गए अलग अलग निर्वाचक मंडल, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की अनुमति दी, ने विभाजन को और गहरा कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद के उदय ने स्थिति को और जटिल बना दिया। जबकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की वकालत की, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जैसा नहीं था। ब्रिटिश शासन से आजादी की अपनी इच्छा में एकजुट होने के बावजूद आंदोलन के भीतर अलग अलग गुटों ने एक स्वतंत्र भारत के लिए अलग अलग भविष्य की कल्पना की। कांग्रेस के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता महात्मा गांधी ने एक ऐसे संयुक्त भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ सद्भाव में रहेंगे। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का कांग्रेस से मोहभंग होता गया। उन्हें लगा कि हिंदू नेताओं के प्रभुत्व वाली कांग्रेस एक स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा नहीं करेगी। एक अलग मुस्लिम राज्य के लिए लीग की मांग, जिसे शुरू में कई लोगों ने सौदेबाजी की रणनीति के रूप में खारिज कर दिया था, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के साथ गति पकड़ गई। एक चतुर रणनीतिकार जिन्ना ने मुसलमानों में असुरक्षा की बढ़ती भावना का प्रभावी ढंग से फायदा उठाया, लीग को उनके हितों के एकमात्र रक्षक के रूप में चित्रित किया। जिन्ना द्वारा प्रतिपादित दो राष्ट्र सिद्धांत पाकिस्तान की मांग का वैचारिक आधार बन गया। सांप्रदायिक तनाव के साये में हुए 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने अधिकांश मुस्लिम सीटें जीती, जिससे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का उनका दावा और मजबूत हो गया। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज डूबने लगा, भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न के त्वरित और निर्णायक समाधान की आवश्यकता ज्यादा अर्जेंट हो गई। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में सत्ता के हस्तांतरण की देखरेख करने और उपमहाद्वीप को अराजकता में उतरने से रोकने के अनएनविएबल काम के साथ दिल्ली पहुंचे। बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की सख्ती का सामना करते हुए माउंटबेटन ने महसूस किया कि भारत का विभाजन एक पूर्ण पैमाने पर गृहयुद्ध को टालने का एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था। 3 जून 1947 को घोषित माउंटबेटन योजना ने ब्रिटिश भारत के दो स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में विभाजन का प्रस्ताव रखा। जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ रेखा, जिसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो सीमाएं खींचने के अनएनविएबल काम के लिए वकील थे, बहुत दुख और विस्थापन का कारण बनी। 17 अगस्त 1947 को आजादी से ठीक 2 दिन पहले रेडक्लिफ रेखा की घोषणा ने एक अभूतपूर्व सामूहिक प्रवासन शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और सिख नए बने राष्ट्रों में सुरक्षा और अपनेपन की तलाश में अपने घरों से भाग गए। दूर के एक कमरे में नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ रेखा विभाजन की मानवीय कीमत का एक कठोर प्रतीक बन गई। धार्मिक आधार पर पंजाब और बंगाल को विभाजित करने की अनएनविएबल जिम्मेदारी के साथ भारत में कोई पूर्व अनुभव नहीं रखने वाले एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को एक असंभव काम का सामना करना पड़ा। सीमांकन की प्रक्रिया चुनौतियों से भरी थी। प्रक्रिया की जल्दबाजी ने स्थानीय समुदायों के साथ विचार विमर्श के लिए बहुत कम जगह छोड़ी, जिससे अन्याय और आक्रोश की भावना बरछ गई। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा की घोषणा ने अभूतपूर्व पैमाने पर सामूहिक पलायन शुरू कर दिया। भारत का विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह अकल्पनीय अनुपात की एक मानवीय त्रासदी थी। जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ रेखा ने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक को गति दी, जिससे लाखों लोग अपने पैतृक घरों से उखड़ गए।
कल्पना कीजिए कि आप एक छोटा लड़का है, रात के अंधेरे में अपनी डरी हुई माँ का हाथ पकड़कर अपने घर से भागने पर मजबूर हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक युवती हैं, एक शरणार्थी शिविर की अराजकता में अपने परिवार से अलग हो गई हैं। आपका भविष्य अनिश्चित है। कल्पना कीजिए कि आप एक बूढ़ा आदमी हैं, उस जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर हैं जिसने पीढ़ियों से आपके परिवार का भरण पोषण किया है। विभाजन की कहानियां उतनी ही विविध हैं जितने कि उन लोगों ने जिन्होंने इसे जिया है। अविश्वसनीय साहस की कहानियां हैं, पड़ोसियों ने दूसरे धर्म के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अकथनीय क्रूरता की कहानियां भी हैं, पड़ोसियों का पड़ोसियों के खिलाफ हो जाना। धार्मिक नफरत से प्रेरित भीड़ निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अपना गुस्सा उतार रही है। भारत का विभाजन एक साफ सुथरा ब्रेक नहीं था। यह सामाजिक ताने बाने का एक हिंसक विदारण था जिसने गहरे जख्म छोड़ दिए जो आज भी खून बह रहे हैं। महिलाएं, जिन्हें अक्सर सामुदायिक सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, अकथनीय हिंसा का निशाना बनी। अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन व्याप्त थे, जिससे अनगिनत महिलाएं शारीरिक और भावनात्मक रूप से घायल हो गईं। विभाजन ने परिवारों, समुदायों और यहां तक कि दिलों के विभाजन का भी नेतृत्व किया। पीढ़ियों से बनी दोस्ती टूट गई, पड़ोसी पड़ोसियों के खिलाफ हो गए और रिश्तेदारी के बंधन विभाजन की राजनीति से तनावपूर्ण हो गए। अचानक और हिंसक अलगाव ने लाखों लोगों के जीवन में एक शून्य छोड़ दिया, एक ऐसा शून्य जो वास्तव में कभी नहीं भरा जा सका। विभाजन के निशान केवल ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं। विभाजन की विरासत एक जटिल और बहुआयामी है। यह खून और आंसुओं में लिखी एक विरासत है। विभाजन की मानवीय कीमत और नफरत की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। फिर भी यह लचीलेपन की भी कहानी है, समुदायों के राख से फिर से निर्माण की, व्यक्तियों के अपने और अपने परिवारों के लिए नए जीवन बनाने के लिए अकल्पनीय बाधाओं पर काबू पाने की। विभाजन का सबसे तात्कालिक और स्थायी परिणाम दो नए राष्ट्र राज्यों, भारत और पाकिस्तान का निर्माण था। इन राष्ट्रों का जन्म अपार चुनौतियों के साथ हुआ, क्योंकि दोनों देशों ने लाखों शरणार्थियों की आमद, राष्ट्र निर्माण के कार्य और सांप्रदायिक हिंसा के साये से जूझ रहे थे। विभाजन ने भविष्य के संघर्ष के बीज भी बोए, विशेष रूप से कश्मीर पर चल रहा विवाद, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद बना हुआ है। भारत का विभाजन अपनी अपार मानवीय कीमत और स्थायी विरासत के साथ उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। लेखकों, कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों ने क्षति, विस्थापन, पहचान और समाधान के विषयों से जूझ रहे हैं। विभाजन की स्मृति को जीवित रखने में विशेष रूप से साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान में विस्थापन और क्षति की मार्मिक कहानियों से लेकर अमृता प्रीतम के पिंजर में महिलाओं पर विभाजन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की खोज तक, लेखकों ने अपनी कला का उपयोग बेजुबानों को आवाज देने के लिए किया है। सिनेमा भी विभाजन की विरासत की खोज का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। गर्म हवा और अर्थ जैसी फिल्मों ने विभाजन के मानवीय नाटक को कैद किया है, इतिहास के पेरिक्रियोस्नी ओगन में फंसे आम लोगों की कहानियों को उजागर किया है। 1947 की उथल पुथल भरी घटनाओं के 7 दशक बाद विभाजन की विरासत भारतीय उपमहाद्वीप पर बड़ी है। विभाजन के जख्म गहरे हैं, उन लोगों की यादों में अंकित हैं जिन्होंने उस दौर की भयावहता देखी, और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को चिह्नित करने वाले स्थायी अविश्वास और संदेह में परिलक्षित होते हैं। फिर भी दर्द और आघात के बीच आशा की एक किरण भी है, अतीत की कटुता से आगे बढ़ने और ऐसे भविष्य की दिशा में काम करने की जरूरत की पहचान जहां शांति और सहयोग प्रबल हो। भारत का विभाजन की मानवीय कीमत, नफरत की स्थायी शक्ति और शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक कॉशनरी टेल है जो हमें अतीत की गलतियों से सीखने और ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करती है जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहराई जाएं। विभाजन के जख्मों को भरने की दिशा में पहला कदम सभी पक्षों पर हुए दर्द और पीड़ा को स्वीकार करना है। इसके लिए उन लोगों के आख्यानों को सुनने और उनसे सीखने की इच्छा की आवश्यकता है जिन्होंने विभाजन का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। धारणाओं को आकार देने और समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूली पाठ्यक्रम में विभाजन के इतिहास को शामिल करके भारत और पाकिस्तान दोनों यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उन घटनाओं से अवगत हों